बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 8 मार्च 2026 के हवाले से मैं आपके सामने एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आया हूं, एक डिटेल प्रोग्राम लेकर आया हूं। पिछले गुजरे जितने भी 24 घंटे थे उसमें क्या क्या हो चुका है और इस टाइम इसराइल की असल सूरत हाल क्या है, उन्होंने सोचा क्या था, हुआ क्या, और मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या है, ईरान के अंदर की सूरत हाल क्या है, होने वाला क्या है। आपके सामने ये पूरी वीडियो A to Z चीजें एक्सप्लेन कर देगी। उसको किस तरह से आपने पिकअप करना है ये आपकी मर्जी होगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि एक बबल क्रिएट किया गया था हमारे सामने कि मिडल ईस्ट की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के सुपुर्द है और उसके जो थर्ड हैं या उसके जो इंटरसेप्टर्स हैं, जितने भी किस्म के इंटरसेप्टर्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको संभाले और वो संभाले हुए हैं। लेकिन उस वक्त तक कोई हमला ही नहीं हुआ था, कोई जान ही नहीं पाया था कि ये तमाम चीजें जो हैं ये काम आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ईरान है सक्सेसफुली टारगेटेड एंड न्यूट्रलाइज्ड अ यूएस ऑपरेटेड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम इन जॉर्डन। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, हर जगह पर उसके सिस्टम न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। वहां से या तो उन सिस्टम को निकाल दिया गया है, इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। एक रहा सहा जॉर्डन में था, जॉर्डन के भी सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। और अब खबरें सुनने में आ रही हैं कि जापान से और कोरिया से, साउथ कोरिया का सिस्टम भी निकाल दिया गया है। यानी कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, जॉर्डन नहीं, बल्कि कोरिया और जापान भी अल्लाह के हवाले कर दिए गए हैं। इसको भी छोड़ दिया गया है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये जंग होनी ही नहीं थी। सिर्फ एक अटैक के लिए इसराइल ने कहा था कि हम एक अटैक करेंगे, चूंकि एक मीटिंग हो रही है वहां पर खामनाई में, और उस अटैक के अंदर बजाय ईरान के, बल्कि मैं कहता हूं कि ट्रैप हो गया है यहां पर इसराइल। और जंग में बड़ी हब्बड़ दब्बड़ में शामिल हुआ है अमेरिका। जैसे लगता है कि उसकी नीयत थी ही नहीं, क्योंकि जो वो बातें कर रहा है मैं आपके सामने वो बातें रख दूं ताकि वो हम आगे जाएंगे तो जो वो है मामला वो समझ में आते रहें। वो ये है कि एक हफ्ते पहले, जंग शुरू होने से एक हफ्ते पहले, ईरान में रिजीम चेंज, अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया था कि अगर आप अली खामनाई को, जो टारगेट करने की बात हो रही है, मीटिंग हो रही थी उस टाइम पहले से ही हो रही थी कि हम उसको टारगेट करेंगे, तो आप ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे, आप ईरान में इंटर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इंटर होना जरूरी है, क्योंकि असल मकसद कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन मामला यह है कि ट्रंप ने जो है वो कहा है कि ईरान की यूरेनियम महफूज करने के लिए अमेरिकी फौजी भेजे जा सकते हैं। यानी कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, अंदर जाएगा, ईरान के अंदर जाएगा और वो यूरेनियम को उठाएगा जिस तरह उन्होंने मदुरो को उठाया था, और वो ईरान से अमेरिका ले आएगा। इस तरीके से उसका यूरेनियम खत्म हो जाएगा। लेकिन असल बात तो ये नहीं है। असल में जो उनके मीडिया हाउसेस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके अपने मीडिया हाउस कह रहे हैं, वो खबर मैं आपके सामने रख दूं तो लतीफा ही है, मगर बहरहाल लतीफा भी नहीं है। कहते हैं व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज द यूएस विल स्टील ऑल द ऑयल फ्रॉम ईरान। मुझे बताइए कि व्हाइट हाउस, ठीक है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट हाउस है, वहां से खबर आ रही है कि हम तमाम ऑयल चोरी कर लेंगे। यानी कि वो अपने अवाम से कह रहे हैं कि हम चोर हैं, हम चोरी कर लेंगे, हम यूरेनियम का बोल के जाएंगे और उसका ऑयल चोरी कर लेंगे, ऑयल पे कब्जा कर लेंगे। तो जो खर्चा अभी हो रहा है हमारा अरबों डॉलर का, और आपके सामने हो रहा है, और हमने पूरा का पूरा बजट खराब कर दिया है, आपके टैक्स के पैसे पे चोरी करके हमने जो जंग शुरू कर दी है, जबकि आपने मुझे वोट दिया था कि मैं जंग नहीं करूंगा, तो वो हम ईरान का ऑयल चोरी करके हम ये कसर पूरी कर लेंगे। बिकॉज अवाम, अब तो खुली बात है कि हम चोर हैं। वेनेजुएला में भी तो हमने यही किया है, ऑयल चोरी कर रहे हैं ना, तो हम ईरान का भी चोरी कर लेंगे। तो इस तरीके से वो अवाम को भी कुछ बता रहे हैं। लेकिन अवाम में अगर आप बात करें, अगर आप अमेरिकन से बात करें, आप सीधी बात करें, बोले आप सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका, तो वो आपको बोलेगा इसराइल। आप चौंक जाएंगे, आप बोलेंगे इसराइल क्यों भाई, आपको तो बड़ा दुश्मन, मतलब कुछ और सुनना चाह रहे थे हमें। उसने कहा देखिए बात यह है कि हमने अब तक ईरान के ऊपर तो 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे टैक्स का 1 रुपया नहीं लगा, ठीक है ना, हमने ही उसके ऊपर बमबारी की है ना। इस तरीके से किसी मुल्क ने भी हमें कभी भी घसीटा नहीं है, कभी भी उसने हमें अपनी हिफाजत के लिए इतना ज्यादा नहीं घसीटा जितना इसराइल ने घसीटा है। सारे के सारे हमारे वसाइल, हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे, हमारी खुशियां, हमारी सिक्योरिटी सब इसने बर्बाद कर दी है। आज अगर हमारे जो जितने भी पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जितने भी सफारत खाने हैं उन पर अगर अटैक हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? अगर कुवैत के अंदर पूरा का पूरा प्लाजा उड़ा दिया है तो उसमें क्यों उड़ाया गया? क्योंकि उसमें अमेरिकन फौजी थे,
तो कहते हैं कि हमारे लिए जो है ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि क्या ये दाखिल हो जाएगा, तो उसके लिए तो आपको बता दूं कि जो ईरानी वो हैं, ईरानी जो पासदारान इनकलाब है, वो कह रहे हैं कि ईरान वेलकम्स अवेटेड यूएस स्कॉट ऑफ ऑयल टैंकर थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहां पर मैं एक बात इजाफा कर दूं कि जो मेरा सवाल है आप लोगों से, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है फॉर इसराइल एंड यूएस फ्लैग्स ओनली। अगर वहां से इसराइली और अमेरिकन जहाज गुजरेंगे तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बाकी सबके लिए खुला हुआ है, इंडियंस के लिए भी खुला हुआ है, पाकिस्तान के लिए भी खुला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि जी चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई है, इसलिए आपका पेट्रोल जो है वो 55 रुपए हमने महंगा कर दिया है, और उसी के अंदर 20 रुपए की अपनी टैक्स भी जो लेवी है वो भी फिट कर दी है। वो की फिट की है वो वही जानते हैं, लेकिन अगर मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले हम कर रहे हैं, तमाम का तमाम बोझ अवाम पे डाल रहे हैं। जबकि अपनी जो उनकी एस्कॉर्ट्स हैं, यानी कि 40-40 गाड़ियां, अपने अपने प्राइवेट जहाज, नए ब्रांड न्यू इसराइली मेड, और वो बहुत कुछ, वो कहते हैं कि वो चलता रहेगा, उसमें आपने नहीं बोलना, क्योंकि ये मुश्किल फैसले अवाम के लिए होते हैं, हुक्मरानों के लिए नहीं होते। हुक्मरान अपनी जो उनकी चल रही है वो चलती रहेगी। अनलिमिटेड फ्री टिकट्स होंगे जहाज के हमारे, हम आपका किराया बढ़ेगा, हमारा नहीं बढ़ेगा। आप लोग ऑनलाइन पढ़ लें, हम ऑनलाइन ही करेंगे, आप ऑनलाइन काम कर लें, हमारा पेट्रोल फ्री है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाड़ में जाए अवाम। तो ये सूरत हम पे आ रही है। मुझे शर्म तब आई कि जब मैंने रात को 12 बजे से पहले लोगों को लड़ते हुए देखा पेट्रोल डालने के लिए कि मैं पहले पेट्रोल डाल लूं, बिकॉज गवर्नमेंट ने 55 रुपए बढ़ा दिए हैं। अवाम को शर्म आनी चाहिए ये सोच के साथ, क्योंकि हम अवाम नहीं है, हम हुजूम है। उस हुजूम को शर्म आनी चाहिए जब वो इस बात पे लड़ रही थी कि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल 55 रुपए महंगा हो जाएगा। लड़ना इस बात पे चाहिए था कि वहां पर हम लोग बकौम हम ये फैसला करते कि हम बॉयकॉट करते हैं, 3 दिन घर बैठ जाते कि नहीं जाएंगे हम काम के ऊपर, नहीं कारोबार करेंगे, नहीं स्कूल जाएंगे, नहीं कॉलेज जाएंगे, नहीं हॉस्पिटल जाएंगे, पेट्रोल को जगह पे लेकर आओ, नहीं जाएंगे हम लोग, एक कतरा पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। 3 दिन का बॉयकॉट, तो क्या आप एक दिन बॉयकॉट करके देख लेते, अवाम बन जाते थोड़ी देर के लिए, इंसान बन जाते थोड़ी देर के लिए, ये आपके सामने घुटने पे आ जाते। लेकिन इन लोगों को बिगाड़ा ही आपने है। अगर आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 55 रुपए महंगा हुआ है, ये 100 रुपए महंगा होगा, ये 200 रुपए महंगा होगा, और आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उसको डिफेंड कर सको। 3 दिन घर बैठ जाओ, यकीन जानिए अगर ये घुटनों पे ना आए, अगर ये पेट्रोल अपनी औकात पे ना आए, तो फिर बोलिएगा। पीछे से कोई मसला नहीं हुआ हुआ है, कोई मसला नहीं हुआ हुआ है। आपको टीवी पे बैठे कहा जा रहा है कि 150 बैरल हो गया है पेट्रोल, 90 बैरल है आज। इन्हें रिपोर्ट करते हुए शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर अगर पाकिस्तानी कौम खुश है तो आप लोगों को सलूट है, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां रहिए, आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम है बताना, मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। गर्दन देनी ना किसी ने, मैं दे दूंगा। यहां पर सूरत हाल यह है कि जो हिजबुल्लाह है उसने वार्निंग दी है इलीगल सेटलमेंट्स करने वालों को, जिन्होंने इसराइली सेटलर्स हैं, कि आप फौरन लिबनानी इलाके खाली कर दें, हम आप पर अटैक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये एक खतरनाक पहली बार मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब लेबनान में ये लोग घुसे तो लेबनान में उनको मार पड़ी है। इवन कि उसमें समोट्रेच का बेटा भी था, वो भी उल्टे कदम भागा है। सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे वो जंग में रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि टांग टूट गई, हाथ टूट गया, सब कुछ टूट गया, लेकिन पता नहीं, शायद ड्रामा हो, लेकिन वो भाग गया। उसके अलावा हिजबुल्लाह जो है वो फाइट कर रहा है, जिससे असला छीनने के लिए लेबनानी फौज लगी हुई थी। आज लेबनानी फौज भाग गई है, बिकॉज बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर जो है वो उतर गई है फौज इसराइल की, ठीक है ना, जमीन पे पहुंच गई है उनके कैपिटल के अंदर। तो क्या कर रहा है इस टाइम लेबनान की हुकूमत, क्या कर रही है इस टाइम? हिजबुल्लाह के सर पे ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अदरवाइज तो वो अपना मुल्क दे चुके थे। ये गद्दारियों की इस तरीके से कहानी हमारे सामने आती है। ये खबर आपको मैंने जो अभी बताई है वो देख भी लीजिएगा। मिनिस्टर ऑफ समोट्रेच एंड अदर इजरायली ट्रुप्स इंजर्ड एट लेबनान बॉर्डर, इजरायली आर्मी रेडियो। तो यहां पर इजरायली आर्मी रेडियो खुद कह रहा है कि वो जख्मी हो गए हैं। जो इसराइल है वो अपना कामयाबी के साथ, जो ईरान है वो अपनी कामयाबी के साथ अपने ऑपरेशन कर रहा है, और वो जानता है कि मैंने कहां कहां टारगेट करना है। उसे कितना सपोर्ट हासिल है रशिया का, चाइना का, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अगर मैं इनकी मिसाइल्स की बात करूं तो 1984 से लेकर के चाइना ने और 1987 से लेकर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स के अंदर सपोर्ट की है, ये कोई छुपी बात तो नहीं है। और उसी के अंदर उसकी मिसाइल सिटीज बनी है, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया की तरफ से बनाई गई हैं, और उसके मिसाइल जो हैं वो अपनी नौयत के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसाइल्स हैं। उन्होंने ना सिर्फ उनके टारगेट्स को अचीव किया, ना कि सिर्फ उनके थार्ड सिस्टम, उनके पैट्रियट सिस्टम के तमाम को अंधा किया, बल्कि अमेज़न,
बहरीन डेटा सेंटर टारगेटेड बाय ईरान फॉर सपोर्ट ऑफ यूएस मिलिट्री स्टेट मीडिया। यहां पर उन्होंने तमाम के तमाम डेटा सेंटर के ऊपर अटैक किया, और ये डेटा सेंटर वही हैं जहां पर आपका तमाम डेटा जमा होता है, और आप उनके सामने, यानी कि हम उनके सामने नंगे होते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे आईफोन्स, हमारे लैपटॉप्स, ये तमाम कैमरास, वो जो डेटा इकट्ठा करते हैं, ये वहां पर जमा होता है, और उसके बाद जो है इन पर काम होता है। अच्छा, यहां पर दोबारा मैं अगर वो पॉइंट उठा लूं कि पाकिस्तान जो है वो आपके ऊपर बोझ डाल रहा है 55 रुपए का, जबकि आप ये देखिएगा कि अमेरिका ने कहा है कि एक महीने के लिए आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं। इंडिया को कहा है, ठीक है, ये मोहब्बत का असर है ना, क्योंकि वो दादा जान लगते हैं। इसराइल कौन है? फादर नेशन है उनकी, वो खुद क्या है? मदरलैंड। इसराइल क्या है? फादरलैंड। और अमेरिका क्या है? दादाजी। दादाजी ने कहा है अपने अपनी बहू को कि आप लोग एक महीने के लिए रशिया से ऑयल ले सकते हैं। उसने कहा है रशिया को कि मुझे परमिशन मिल गई है, मैं एक महीने के लिए आपसे ऑयल ले सकता हूं, दीजिए। उन्होंने कहा रुक जाइए, नो डिस्काउंट रशिया क्रूड ऑयल बैक ऑन टैप फॉर इंडिया बट एट अ हायर प्राइस। कहते हैं हम आपको अब उस कॉस्ट पे देंगे जो हमारी हायर प्राइस है, जिस पर आपको मिलना चाहिए, अब डिस्काउंट भूल जाओ, क्योंकि दादाजी ने कहा ना आपको, तो हम आपको ऑयल तो देंगे, ऑयल करने से मना नहीं है, लेकिन अब हम आपसे कमाएंगे। यानी कि इस ईरान और अमेरिकन वॉर के अंदर अगर कोई जिसका ऑयल नहीं बिक रहा था, रशिया, वो अपना ऑयल ना कि सिर्फ बेच पा रहा है बल्कि ऑन अ हायर प्राइस। खबरों से आगे बढ़ने से पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इस टाइम तल अवीव के अंदर जो सूरत हाल है, उसको जो हमारे जो माहिरीन हैं उनकी ज़बानी सुनाऊंगा मैं आपको मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन जो वहां पर मुजाहिरीन है, जो वहां पर दिखने वाले हैं, जिन्होंने रिपोर्ट्स किया है, वहां पर अगर आप वीडियो बनाएंगे ना तल अवीव के अंदर या इसराइल के अंदर, 5 साल कैद है, ठीक है। लेकिन वो वीडियोस जिनके ऊपर 5 साल कैद है, उसके जरा मनाजिर तो आप देखिए, कि वो किस तरीके से जमीन पर लग रहे हैं, लग रहे कि नहीं लग रहे, आप ये देखिए। ये है तल अवीव का वो मंजर जिसने भी कैद किया और आगे से फॉरवर्ड किया, उसको 5 साल की कैद तो हो चुकी होगी, बिकॉज ये तमाम के तमाम जो बरसात का जो मजा है, इसमें ना तो आपको थार नजर आ रहा है, ना तो कोई पेट्रोल नजर आ रहा है, बस ये हमले हैं जो चाइना टीवी के तवज्जुह से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुसलसल ये हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि माहिरीन बोलते क्या हैं, ठीक है। गजा की बद्दुआ कहते हैं वो उसको, गजा की बद्दुआ लगी है इसको। मैं नहीं कह रहा, आप सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको सुनिएगा ये बात को, अच्छी बात है कि खुद ही सुन लें। Israel is taking a bloody good hiding, but you don't know it. You don't know it for 2 reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around, and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not? Because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. The Iranians are hitting at will with the most powerful ballistic missiles. 50 ballistic missiles hit Tel Aviv last evening alone. They're also lying to you about the number of American casualties. How can all these CIA bases, all these American embassies, all these foreign bases of the United States, how can they all have been hit and destroyed with only 4 dead Americans? I'm going to take a flyer, and it's this. There are approaching 1,000 dead Americans. बहरहाल ये आपके सामने मैंने आपको सुनाया, और उसके बाद जो मज़ीद इस जंग के अंदर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ईरान गार्ड्स कहते हैं कि वी कैन फाइट इंटेंस फाइट, ठीक है ना। मतलब कहते हैं कि हमारे जो मिसाइल अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमारी फैक्ट्रीज ऑन है, ठीक है ना। हमने को ये ट्रेनिंग दी हुई है कि अगर आज 50 मिसाइल्स हम लोग फायर करेंगे
तो 50 मिसाइल्स आज की तारीख में बनने चाहिए। इतना हमने उसको ट्रेन किया हुआ है। इंटेंस वॉर फॉर 6 मंथ, और 6 महीने तक हमें कोई टेंशन नहीं है, हम ये काम कर सकते हैं। इस मौके के ऊपर जब वो कहता है अमेरिका कि हम अपने फौज उतारेंगे जमीन के ऊपर, तो बस यही सोच सकता हूं कि आप तसव्वुर कीजिए, मैं क्या ही रिपोर्ट दूं कि अमेरिकन फौजी आपको ईरान में नजर आए तो उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर आप ही सोच सकते हैं। बहरहाल पिटते हुए, रोते हुए और ये हालात देखते हुए बरतानिया ने बोला कि मैं, अगर आप कहें तो मैं अपना जो बहरी बेड़ा है वो भेज दूं, क्योंकि होता है ना कि आपको तरस आ जाता है ना, तो बरतानिया को तरस आ गया होगा कि यार तो बहुत ही ज्यादा पिट रहे हैं। क्योंकि जो इराक में दाखिल हुए थे ना, आपको मैंने बताया कि इराक में दाखिल हुए थे जब फौज दाखिल हुई थी, या कहीं पर दाखिल करते हैं अपनी फौज, तो वहां जंग नहीं हो रही होती है, पहले फौज दाखिल होती है, उसके बाद वो अपने अटैक्स करते हैं सिस्टम बना करके। यहां पर जंग शुरू हो चुकी है, जंग ही कह लीजिए ना, जंग होनी थी या हमला होना था, वायरल अब वो शुरू हो चुका है। अब इस मौके के ऊपर आप तसव्वुर कीजिए कि जो अगर उतरता है कोई फौजी अमेरिकन तो क्या होगा। वहां पर बरतानिया ने बोला कि अगर आप कहें तो आपको बहरी बेड़े दे देता हूं, जिस पर ट्रंप ने कहा कि आपके बहरे बेड़े की जरूरत नहीं, ईरान जंग में आपका रवैया याद रखा जाएगा। मतलब तप के जल के बंदा नहीं कह रहा होता अब मुझे नहीं चाहिए, चाहिए होता है उसको, लेकिन वो कहते नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें नाराज हो गया है वो। मतलब ये हुआ कि इस टाइम वो सपोर्ट जो बरतानिया को हम कहते थे वाइस कैप्टन, यहां पर उस मैच में वो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल जो है ट्रंप के लिए इंतहाई खतरनाक है। यहां पर तुर्की की खबर, 2 खबर दे देता हूं। तुर्किया ने ईरान में खाना जंगी को हवा देने की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया, यानी कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि जी मैं वहां पर कुर्द उतार दूंगा, कुर्द जो है वहां पर लड़ना शुरू कर देंगे, कुर्द को हम सपोर्ट करेंगे, ऊपर से हम नीचे से कुर्द, तो कुर्द से वैसे तपता है तुर्किया, तुर्की ने बोला ये हरकत मत करना वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक तरफ तो ये खबर मैं सुन रहा था, और कुर्द से प्रॉब्लम है तुर्की को, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन वहीं पर मैं देखता हूं कि तुर्किया के कारखाने से असलहे की फराहमी इसराइल को $660 मिलियन के बम फरोख्त करेगा। अब यहां पर जो मामला है ना, ह्यूस्टन के अंदर तुर्की का एक वो है कारखाना जिसके अंदर मिसाइल बनते हैं, सामान बनता है, पूरा का पूरा ठेका उसको दिया गया है कि वहां से जो मिसाइल और जो सामान बनेगा $660 मिलियन का, वो जंग के हंगामी सूरत हाल की बना के ऊपर वो दिया जाएगा इसराइल को ताकि वो लड़े, और कांग्रेस से इसकी मंजूरी नहीं ली जा रही है, ठीक है ना। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ वो कहता है कि जी नहीं होना चाहिए, खाना जंगी कुर्द नहीं आनी चाहिए यहां पर, दूसरी तरफ तुर्की के कारखाने जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप ही कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर क्या ही कमेंट करूं। बहरहाल यहां पर फिर एक लतीफा है, कहते हैं कि हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना लेके जाए। अब इसको आप उल्टा पढ़ लीजिए, क्या अगर यही बात सदर कहे ईरान का कि हम अमेरिका में एक ऐसा सदर चाहते हैं जो अमेरिका को जंग की तरफ ना लेके जाए, तो वो ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट होगी, या इस टाइम आप जो स्टेटमेंट टीवी उस पर देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग है आपके ख्याल में? आप लोगों ने कमेंट करना है, इसके ऊपर मैं अपने कमेंट क्या ही दूंगा। बहरहाल ईरान कहता है कि ईरान को सरेंडर कराने की ख्वाहिश दुश्मनों को कब्रों तक लेके जाएगी, क्योंकि आपने भी सुन लिया जो आपके सामने अमेरिकन जो और बरतानिया और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आपके तमाम के तमाम जब थार्ड्स उड़ गए, इंटरसेप्टर उड़ गए, एम्बेसीज हिट हो गई हैं, आपकी होटलों के ऊपर अटैक हो गया है, आपके अड्डों पे अटैक हो गया है, और वो अड्डे अब खत्म हो चुके हैं, तो उसके अंदर सिर्फ टोटल 4 ही मरे हैं। तो यहां पर जो है कब्रें तो बन रही हैं, लेकिन बताया नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से जब असल फिगर आएगी, या शायद वो फिगर कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग लाशों को समंदर में फेंकने के माहिर हैं। बकौल इनके, इन्होंने उसामा बिन लादेन की लाश भी समंदर में फेंकी थी, तो दे आर वेरी दे नोज के हाउ टू हैंडल। तो मेरे हिसाब से अमेरिकन को समंदर बुर्थ किया जा रहा होगा इस टाइम, क्योंकि लाशें उठा रहे होंगे, वे लाशें किसी के हाथ न लग जाएं, ये सबूत नहीं छोड़ते, और उनको समंदर में फेंक रहे होंगे, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर बांध के। इस जंग में बहुत सारे मुल्क इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और ईरान ने जो कुछ सीखा है उसके ऊपर वो काम कर रहा है। यानी कि ये जंग, आपको मैंने कल भी कहा था कि बहुत ज्यादा इसमें इसको ईरान को तजर्बा है इस बात का कि किस तरीके से हमने इसको मारना है, थका थका के, या मिसाइल्स हिट कर करके। यानी कि उसने जो शुरू में मिसाइल चलाए थे वो कुछ और लेवल के थे, उसके बाद कुछ और आ गए हैं, और अब उसके अंदर जो खैबर मिसाइल आया है या शहीद मिसाइल आया है, ये अलग लेवल के हैं। यानी कि एक मिसाइल के अंदर से 20 मिसाइल निकलते हैं, उनकी इंटरसेप्शन करने के लिए जो मिसाइल चलाए जा रहे हैं, थार्ड वगैरह, वो बहुत महंगे कॉस्टली पड़ रहे हैं। और अमेरिकन टीवी कह रहा है कि अगर फर्ज कीजिए
$1 का मिसाइल भेजता है ईरान, तो $28 का मिसाइल उसको मारने के लिए निकलता है। तो ये कॉस्ट भी बेयर हो रही है। और उसके बावजूद कहते हैं कि सीन शोइंग मिसाइल्स पासिंग थ्रू द स्काइज ऑफ सेवरल सिटीज इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन विदाउट एनी इंटरसेप्शन फॉर द एनिमी डिफेंस। यानी कि अब इसराइल जो है वो बहुत दफा तो बटन दबाता ही नहीं है, वो कहता है यार लगने दो, हमें लग रही है ना, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर ये इंटेंस फाइट लंबी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 हफ्ते से आगे जाती है या 2 हफ्ते से आगे जाती है, तो अगर ये महीने दाखिल हो जाती है तो फिर तो ऑफिशियली इनको अनाउंस करना पड़ेगा कि अब हमारे पास डिफेंस नहीं है, थार्ड खत्म, ठंडा अंधा तो हो ही चुका है। इसके अलावा इंटरसेप्टर्स खत्म, वो जो साउथ कोरिया वाला आया वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है, लिमिटेशन होती है हर चीज की ना। जो जापान से आ रहा है वो भी खत्म, जो मिडिल ईस्ट है उसको तो सफाया हो चुका है हर तरीके से। तो गुजारिश ये है कि ईरान के साथ इस जंग का जो फैसला होगा इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट मत रखिएगा, कोई शक व शुबा नहीं है कि ईरान के अंदर तबाही और बर्बादी के मनाजिर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये लोग बमबारी कर रहे हैं जिस तरह वर्ल्ड वार 2 में बमबारी होती थी, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया आज से 70 साल पहले लड़े थे, उस तरह बमबारी होती थी कि जहाज आएगा और बम फेंक देगा, जो नीचे हो पता नहीं क्या होगा, कोई निशानाबाजी नहीं है। स्कूल, मस्जिद, चर्च, मंदिर जिस पे लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो बमबारी होगी फिर उसके बाद, ठीक है ना, बिना के बमबारी होगी। तो गुजारिश ये है कि लेकिन ईरान के पास अगर उस टाइम, क्योंकि इस टाइम अगर नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि जी मुझे आवाज तो दें आप, वो तो चाहता भी यही है, लेकिन अगर वो आवाज उसको ना भी दें तो इस टाइम इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ कहीं ना कहीं अमेरिका माने या ना माने, लेकिन यहां पर रशिया या उसकी इंटेलिजेंस, चाइना या उसकी इंटेलिजेंस, नॉर्थ कोरिया और उसकी सपोर्ट हमें नजर तो आती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले ईरान खड़ा होकर बोले कि जी आए मैं लड़ रहा हूं आपसे, क्योंकि इस टाइम हमें यह मालूम है कि अगर मैं ये नाम ले रहा हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि अमेरिका के पीछे भी मुमालिक मौजूद हैं, वो भी अकेला नहीं है। तो ये एक ऐसी वर्ल्ड वॉर तो है, ये एक ऐसी वर्ल्ड वॉर तो है जिसके अंदर आप इसको वर्ल्ड वॉर कह नहीं सकते, ये एक ऐसी जंग तो है जिसमें 2 मुल्क तो नहीं लड़ रहे। इसलिए इस जंग के अंदर जो अंजाम होगा वो सिर्फ ये नहीं होगा कि ताकत किसके पास ज्यादा है, यहां पर यह देखना होगा कि आपको बुखलाया हुआ को नजर आ रहा है, डरा हुआ को नजर आ रहा है, परेशान को नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात फेस सेविंग कौन मांग रहा है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।